हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस 1 का 4th चैप्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में आज हम पॉइंट्स कवर करेंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र की जाती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, आप ये अर्लियर स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ चुके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, सीधा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट मूव करते हैं। आपने सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, क्लास 9 में। तो एक्सपेरिमेंटली रिगार्डिंग निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। निगेटिवली चार्ज यानी जिसके पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज यानी जिसके पास में क्या हो, प्रोटॉन हो। ये भी हम पढ़ चुके हैं। सेल में दो चार्ज होते हैं। सेल आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में कि दो टर्मिनल्स होते हैं उसमें। सेल में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। वैसे हमारी बॉडी भी जो है उसमें भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। द रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बिकमिंग पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज ट्रांसफर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी अगर इंसान को करंट लग जाता है तो उसके बॉडी में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए आ जाते हैं बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक वायर है, उस वायर को दूसरा वायर जॉइंट किया, तो आप देख पाएंगे कि एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होके जिस वायर को हमने जॉइंट किया है उस वायर में फैल रही है। अब हमारे घर में लाइन की फिटिंग होती है तो पूरे घर में सब जगह पे क्या होती है, वायरिंग होती है, वायर्स होते हैं। तो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहुँचती है। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी आल्सो स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। करंट का मतलब होता है फ्लो करना, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। वायर से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर से होता है। मैं थोड़ी आपको डायग्राम वगैरह बना के बता देता हूँ। देखता हूँ पहले यहाँ रजिस्टर है क्या। देखिए, इस तरीके से सीधा हमारा ये होता है वायर। वायर होता है मेटेलिक, मेटल से बनते वायर तो आप पढ़ चुके हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से क्या होती है, हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। जैसा आप कोई यूटेंसिल से खाना बना रहे थे, तो खाना बनाते समय यूटेंसिल भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसमें अगर हमने कोई स्पून, कोई चमचा अगर डाल दिया, तो हम जब वो चमचे के जो ऊपर का टोक होता है उसको पकड़ते हैं, तब हमको क्या लगता है, एक झटका लगता है। तो इसका मतलब जो ऊपर का जो उसका कॉर्नर जो था, सबसे टॉप का जो भाग था स्पून का, चमचे का, वो तो अंदर में जो पानी हमने जो भी चीज़ रखी बनने के लिए, वो तो उसके साथ में नहीं था, तो वो कैसे के गर्म हो गया। इसका रीज़न है मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो वायर में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। अब इसी वायर को कुछ मैं इस तरीके से अगर बना दूँ तो अब यहाँ पे तो स्पीड में इलेक्ट्रॉन पास हो गए, लेकिन यहाँ पे स्पीड में इलेक्ट्रॉन पास होंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे उनको ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अगर आप सीधे रोड पे चढ़ रहे हैं तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ माउंटेन आ गया या उतार अगर आ गया, पूरा चढ़ाव का हिस्सा आ गया, तो आप चढ़ सकते हैं कि जल्दी से, नहीं, तो टाइम लगता है। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहाँ कम होने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, फिर हीट प्रोड्यूस होती है। इस तरीके रजिस्टर होते हैं, कॉइल होते हैं। कॉइल भी कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके से कॉइल वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ें हमको देखनी है। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है। एक रूम है, वहाँ पे क्या है, लाइट भी शुरू है, उसके बाद में लैम्प शुरू है, टीवी शुरू है। बी में आप देखेंगे फैन आपको दिख रहा है मोशन में, फैन शुरू है। सी में इलेक्ट्रिक बेल, हमने जैसा प्रेस को बटन किया वैसे बेल शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें इफेक्ट, यानी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट डायग्राम या एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट मटेरियल। देखिए मटेरियल क्या क्या लेना है आपको, कनेक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एमीटर और प्लग की। वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज को काउंट करने के काम में आता है और एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को काउंट करता है। प्रोसेस में देखिए क्या बताया गया है, कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन अकम्पनिंग फिगर 4.2। देखिए 4.2 में जिस तरीके से आपको फिगर बताएगी कुछ ऐसे ही आपको क्या करना है, वायर्स को ज्वाइन करना है। वी की जगह जो वी आपको जो दिख रहा है उसमें लगाना है वोल्ट मीटर और एक रजिस्टर लगाना है वी के सामने, एक एमीटर लगाना है। ये आपको सर्कल में दिख रहा है, वी सर्कल में दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको की दिख रही है, आई के बाजू में देखिए की है, की बोली जाती है उसको। और एक की अभी क्या है, क्लोज की है, यानी करंट इसमें से पास हो रहा है। और करंट किसके थ्रू पास किया जा रहा है, बैटरी के थ्रू। देखिए यहाँ पे आपको प्लस माइनस बैटरी दिख रही है। आफ्टर टेकिंग द कंपोनेंट्स भी प्रॉपर वैल्यूज मेजर द करंट आई में करंट को मुझे जाएगा एमीटर से। आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट की स्पीड कम और ज़्यादा होना, यानी पहले कम थी और ज़्यादा हो गई तो इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वोल्टेज पहले ज़्यादा था अभी कम है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए बी, देखिए आपको वी ए बी दिख रहा है यहाँ पे वी के बाजू में, बिटवीन टू एंड्स ए एंड बी या बी एंड ए। अब ए बी क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, आपको रजिस्टर दिख रहा है। टोटल पोटेंशियल एट ए इज़ हायर, ए के जगह पे पोटेंशियल क्या है, हायर है देन बी एज अ पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ए किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड है। एंड द पॉइंट बी टू द निगेटिव इलेक्ट्रोड, बी किसको कनेक्ट है, निगेटिव। अब कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डॉट बनाते हुए, निगेटिव चार्ज से करंट फ्लो होता है। करंट सबसे पहले किस में जाएगा, एमीटर में। एमीटर क्या करेगा, काउंट करेगा किसको, करंट की स्पीड को। फिर धीरे धीरे किस में जाएगा, ये बी में जाएगा। बी से अभी जाते हुए अभी दोनों जगहों पे जाएगा, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब बी से ए तक जाने के लिए उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ से उसको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, उसको स्ट्रेट रास्ता मिल गया, कुछ बीच में अड़चन नहीं है। और ये करंट यहाँ पे वी ए भी आपको बताया गया है, यानी करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है किसमें से, ये। अब वोल्टेज, अब वोल्टेज पता चलेंगे यहाँ पे, यानी वोल्टेज कितना है। करंट और वोल्टेज दोनों एक ही होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा है, वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या है, कम है। तो इस तरीके से ही जाएगा इसमें ए में। ए में जाके अभी ये करंट क्या होगा, फ्लो होगा। कुछ ये इधर की तरफ भी जा सकता है, इधर की तरफ भी जा सकता है, ये इधर की तरफ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, दो जगहों से गए। थोड़ा मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। कुछ इस जगह से भी गए और इस जगह से भी गए, लेकिन इस जगह में स्पीड क्या थी, स्लो थी। अब जब ये इस जगह में पहुँचे ऐसे करके यहाँ पे, तो यहाँ भी स्पीड क्या थी, फास्ट थी। तो करंट की स्पीड को भी क्या बोला जाता है, वी ए बी। वी ए मीन स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वोल्टेज। तो ए के पास में यहाँ से करंट पहले पहुँच गया, तो ए क्या है, हायर पोटेंशियल है। बी क्या है, बी के पास ही देर लगी जाने के लिए, तो बी क्या बना, लोअर पोटेंशियल बना। अब ये करंट पास होते होते किस में जाएगा, की में से जाएगा। की में से करंट पास होगा और की में से पास होता हुआ ये जाएगा किस में, पॉजिटिव टर्मिनल में। अब देखिए आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा उल्टा बताया गया है। अब ये जो करंट जो जा रहा है, आपको कहाँ से करंट जाते हुए दिख रहा है, देखिए आई, आई का एरो आपको कहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यानी करंट ऐसा जा रहा है, एक्चुअली में करंट इस तरीके से नहीं जाता है। बिकॉज ऑफ करंट कहाँ से फ्लो करता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसको कहते हैं फ्लोइंग ऑफ करंट। अब आपको यहाँ पे दिखने मिल रहा है कैसा करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव।
इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट, सी फॉर कन्वेंशनल, सी फॉर करंट। ये एक डमी करंट है, यानी नकली बताया गया है ऐसा, यानी एक झूठी बात है। ये कन्वेंशनल करंट का मतलब जो पुराने ज़माने में जो झूठी बात की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के ज़माने में, या आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको जो भी सिलेबस है उसमें करंट कैसे फ्लो होते हुए दिखता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन एक्चुअली करंट कैसे फ्लो होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बताया गया, ए क्या है, हायर पोटेंशियल है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो करंट कहाँ से फ्लो होता है, निगेटिव से, तो बी क्या है, हायर पोटेंशियल है। टेक्स्ट बुक में क्या बताया गया है, हायर पोटेंशियल क्या है, ए। लेकिन एक्चुअली अगर सही बात की जाए तो हायर पोटेंशियल क्या है, बी है, क्योंकि हमको पता है करंट किस जगह से फ्लो करता है, निगेटिव। अब जब ये बात की जाएंगे हायर पोटेंशियल ए की, और पॉजिटिव के तरफ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तो इसको क्या कहा जाता है फिर, कन्वेंशनल करंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। अब मैं थोड़ा प्रीवियस में आके पढ़ लेता हूँ। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेल एंड बी टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। देखिए, इफ अ चार्ज क्यू को डिनोट किया जाता है, चार्ज क्यू का मतलब होता है कूलम्ब, और कूलम्ब ने चार्ज के बारे में बताया था, तो क्यू से बोला जाता है फ्लोज ए टू बी। तो चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ए टू बी बताया गया है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ए से बी में जा रहा है। तो वर्क वी ए बी, वर्क कैसा हो रहा है, वी ए बी, इस तरीके से। हैज़ बीन डन ऑन क्यू वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी रेफर टू चैप्टर 3। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, और इसको क्या कहती है, कन्वेंशनल करंट। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू दिस वर्क, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू। सेल या बैटरी क्या देगा, चार्ज देगा, और उसको किससे डिनोट किया गया, क्यू से, टू द रजिस्टेंस वेयर द वर्क वी ए बी। और किस में पास हो रहा है ये करंट, रजिस्टर में। रजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रजिस्टर का मतलब भी होता है रोकना। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, स्लो करेगा। जब ए के पास से करंट फ्लो होगा तो इसको ये क्या करेगा, स्लो करेगा। ये काम है रजिस्टेंस का। वेयर वर्क वी ए बी। सेकंड थिंग, रजिस्टेंस होता है मेटल के अंदर भी होता है कुछ इस तरीके से। देखिए, मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, अब ये वायर है, वायर में क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम होते हैं। ये न्यूक्लियस था, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, कुछ इस तरीके से शेल डायग्राम होती है। अब ये शेल कनेक्ट होता है किससे, दूसरे शेल से, कुछ इस तरीके से। देखिए, अभी दोनों मेटल है तो इसको क्या कहा जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। ये बन गया क्या, मेटेलिक बॉन्ड बन चुका है। अब इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें से इस तरीके से फ्लो होंगे। यानी एक एटम से किस में जाएंगे, दूसरे एटम में। तो एक एटम में से दूसरे एटम में जाने के लिए इनको क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइम को कहा जाता है रेजिस्टेंस। हर मेटल का रेजिस्टेंस अलग होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है, आयरन का अलग होता है। तो ये रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। रजिस्टर मतलब स्पीड ऑफ करंट। मेटल में से जो करंट जो पास होता है उसकी स्पीड क्या होगी, कॉपर में अलग होंगी, आयरन में अलग होंगी, एल्यूमिनियम में अलग होंगी, टंगस्टन में अलग होंगी। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इन मेटल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द वर्क इज परफॉर्म इन टाइम टी। वर्क क्या होगा, परफॉर्म होगा, वर्क को टाइम लगता है, तो किसको डिनोट किया जाएगा, इसको टी से। तो वर्क परफॉर्म इन टाइम किस में होगा, टाइम में होगा। देन ड्यूरिंग दैट टाइम एनर्जी वी ए बी यानी करंट का पास होना, जो वोल्टेज यानी जो करंट पास हो रहा है, इनटू क्यू इज गिवन टू द रजिस्टर वी ए बी इंटू क्यू। चार्ज यानी उस पर एक दबाव, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है। अब काम कौन करता है स्कूल में, मेन काम जो होता है बच्चों को पढ़ाने का किसका होता है, टीचर का होता है। लेकिन प्रिंसिपल क्या डालता है, उस पर एक प्रेशर डालता है जिससे काम जल्दी हो सके। तो ऐसे ही क्यू एक चार्ज है, तो क्यू क्या डालता है, प्रेशर डालता है, चार्ज।
अब ये कि ये चार्ज है नहीं, कोई स्पेशल क्यू इसमें है नहीं, एक स्लोप के जैसा है। कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि स्लोप है और यहाँ पे कोई गेंद है। अब देखिए, अब ये जो गेंद है ये ऑटोमेटिक ही नीचे आके गिरेंगे। इस पर किसने प्रेशर डाला क्या? नहीं। लेकिन इसे प्रेशर कैसे गिरा? स्लोप के कारण। स्लोप के कारण क्या गिरा? इस पर एक प्रेशर गिरा। तो स्लोप ही हमारा क्या है? चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, उनकी क्या होती है? एक स्पीड होती है। अब इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं? बैटरी से निकलते हैं। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन का निकलना और उनकी स्पीड, इसको क्या बोला जाता है? चार्ज। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अब उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होंगी? ये स्पीड ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा है, स्पीड कम है तो चार्ज क्या है? कम है। अगला देखिए, व्हाट हैपन्स टू दिस एनर्जी इज रिसीव्ड बाय रजिस्टर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो एनर्जी किस में जाती है? रजिस्टर में से जाती है, जो आपको रजिस्टर दिख रहा है पे आर। और किस में कन्वर्ट होती है? ये हीट एनर्जी में। द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर इज इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे करंट को क्या है? बढ़ने में टाइम लग रहा है, तो उसकी स्पीड भी क्या होंगी? मतलब इसको टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को किस में? फ्लो होने में। तो कुछ रजिस्टर में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाते हैं, देखिए। पहले ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कुछ इस तरीके से चढ़ना होगा। तो कुछ इस तरीके से चलते हुए अब इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? एक हीट प्रोड्यूस होती है, इससे बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो रजिस्टर में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में दोनों वायर है, दोनों वायर के बीच में क्या बन गया? डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, यानी डिस्टेंस कम तो हीट क्या होंगी? ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा तो हीट क्या होंगी? कम। तो यहाँ डिस्टेंस दोनों में क्या है? कम है, तो हीट क्या होंगी यहाँ पे? ज़्यादा। तो इस रजिस्टर में हीट क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब देखिए, इफ द सर्किट इन रजिस्टर इज रिप्लेस बाय मोटर, इसी रजिस्टर को हम क्या करें? मोटर से रिप्लेस कर दे। इन विच द फॉर्म विल एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू, किस में हो जाएंगी वो? मोटर क्या होती है उसमें? मोटर के अंदर में शैफ्ट होता है और एक व्हील के जैसा, चक्के के जैसा घूमती है मोटर। तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी ये एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। अब देखिए, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावर। P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर। अब एनर्जी क्या लग रही थी? VAB। और Q का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज क्या दर रहा है? प्रेशर। VAB क्या है? करंट फ्लो हो रहा है उसमें से। करंट यानी वोल्टेज, V का मतलब होता है वोल्टेज। तो करंट फ्लो हो रहा है तो क्या है? वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा होगा। तो एक वोल्टेज है, तो करंट इंटू क्यू। क्यू का मतलब होता है चार्ज, तो वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन एक टाइम लग रहा है तो टी। वी ए बी इज इक्वल टू VAB इंटू आई। आई का मतलब होता है क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज पर टाइम। यानी करंट फ्लो कैसे हो रहा है? आई का मतलब है यहाँ पे करंट। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। यानी टाइम की वजह से क्या हो रहा है? चार्ज धीरे 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 बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इससे करंट की स्पीड भी डिटेक्ट हो रही है। तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, याद रखना है आपको। VAB अपॉन टी। तो Q अपॉन टी को रिप्लेस करेंगे किस में? आई में। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू टाइम, यानी वोल्टेज और टाइम दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर।
अब देखिए अब आ चुका है हमारे सामने हीट की एक इक्वेशन। द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स इन टाइम एनर्जी पी इंटू टी टू द रजिस्टर इफ आई इज द करंट फ्लो बीइंग कंटिन्यूसली। करंट क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है थ्रू द सर्किट। द हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर इन टाइम टी विल बी। और रजिस्टर में भी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, किसमें, टाइम टी में, यानी टाइम में होती है। कुछ ना कुछ समय लगेगा, हर चीज़ को समय लगता है। तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है, H का हीट का फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। तो पावर अभी हमने देख लिया, पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई। तो यहाँ पे ऐसे होगा V इंटू आई। अब मल्टीप्लाई है टी, तो मल्टीप्लाई बाई टी, तो वी आई टी। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। वीर का नाम आपको याद रखना है, वीर, वी आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो H इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया गया, वी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। यानी यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए ट्रांसफर किया गया एक इक्वेशन बनाने के लिए। V इज इक्वल टू है आई आर। अब हम क्या करेंगे, I को ट्रांसफर कर, मतलब R को वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कुछ इस तरीके से। V अपॉन आर इज इक्वल टू आई। कुछ यही चीज़ की गई इस इक्वेशन में। देखिए V अपॉन आर हो जाएगा, तो V इंटू क्या होगा, V अपॉन आर इंटू टाइम, तो देखिए ये टी ऑलरेडी। तो क्या था हमारे पास में, देखिए यहाँ पे V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी, कुछ इस तरीके से था। अब I क्या है, V अपॉन आर, V इंटू वी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो V इंटू वी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन आर। ये क्या था, V अपॉन आर। तो वी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। देखिए कुछ आपको देखने मिल रहा है पे इक्वेशन, वी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। अब इससे आप 2-3 इक्वेशन बना सकते हैं, किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको कॉमन क्या है, मेन कॉमन क्या है, एक इक्वेशन तो ये बन गई, H इज इक्वल टू क्या बन गई, वी आई टी। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब मैंने V के जगह पे रख दिया आई आर, तो I इंटू आई स्क्वेयर आर। एक वो बनी थी V स्क्वेयर इंटू टी बाय आर, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर अपॉन आर। उसके बाद में सेकंड थिंग मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, और V इज इक्वल टू आई आर। अब मैं क्या करूँगा, R को यहाँ लूँगा, V को वहाँ भेजूँगा, V बाय आई इज इक्वल टू आर। तो एच वी आई टी। अभी आर की तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो आर का तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन बनती है। एक बनी हमारे सामने एच इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन हमारे सामने क्या बनी। अभी 3 इक्वेशन आपको काम में आएंगी न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ये पहली इक्वेशन है, एच इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो वी आई टी पहली इक्वेशन। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग यूज़ किया हमने, वी इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो अब आई है इसमें, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो वी स्क्वेयर इंटू टी अपॉन आर। तो ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी थर्ड इक्वेशन वी इज इक्वल टू आई आर वाली अप्लाई करेंगे। तो देखिए आई इंटू आई स्क्वेयर आर टी। ये हमारी तीसरी इक्वेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ इक्वेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको जूल्स लॉ कहते हैं। अब जूल ने हीट के बारे में बताया था, तो इसको नाम दे दिया गया जूल्स लॉ। और आगे देखेंगे आप क्लास 11-12 में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जब भी आपको जूल्स लॉ पढ़ना होगा, जूल्स लॉ के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई।
वोल्टेज इंटू क्या है, एम्पियर। वी का मतलब होता है वोल्टेज, ए का मतलब, आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो वोल्ट का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, और एम्पियर का यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। दोनों का मल्टीप्लाई होगा। देखिए कूलम कूलम से कट गया, क्या बना, जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड को कहते हैं वैट। तो जो पावर का यूनिट होता है वो होता है वैट। द यूनिट ऑफ पावर इज 1 वैट। तो पावर का यूनिट क्या होता है, 1 वैट। अब ये 1 वैट एक छोटा यूनिट है। अब ऐसा वैट में अगर इलेक्ट्रिसिटी काउंट करते बोलेंगे तो कितना करेंगे। अब आपके मोबाइल में नेट आता है तो किस में आता है, जीबी में आता है कि एमबी में आता है। जीबी में आता है, 1 GB 2 GB। मोबाइल लेते हैं हम तो क्या देखते हैं, रैम कितनी है, जीबी में। तो जीबी एक बड़ा यूनिट है, एमबी एक छोटा यूनिट है। तो ऐसा ही 1000 वैट इज इक्वल टू बनता है 1 kW, किलो वैट। ये यूनिट हो गया बड़ा यूनिट। अब हम इसमें काउंट कर सकते हैं। तो 1 किलो वैट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। अब घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो बिल आता है किस में, यूनिट में आता है। उसमें देखा जाता है कि कितनी यूनिट जले। अभी समथिंग यानी 13 रुपये अगर यूनिट है, यानी एक यूनिट कितने का, 13 का है। अब आपने पूरे महीने भरे में 50 यूनिट यूज़ की तो आपको बिल कितना आना चाहिए, 13 × 50। 13×5 = 65 इंटू 0 × 10, 65 × 10 क्या होगा, 650। आपको बिल कितना आया, 650 रुपये। तो 1 kW इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, यूनिट ध्यान में रखते हैं। अब पावर का यूनिट क्या है, छोटा यूनिट क्या है, पावर का वैट है। हम देखते हैं बड़ा यूनिट क्या होता है, किलो वैट होता है। वैसे अगर आपको किराना लेना है तो आप दो चीज़ों में ले सकते हैं, एक ग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, किलोग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो किस में, किलोग्राम में। अब इलेक्ट्रिसिटी में वैट में हम छोटी छोटी बात थोड़ी ध्यान में रखेंगे, हम रखेंगे किसको, किलो वैट को। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, देखिए वेन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब रजिस्टर कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हीट इज प्रोड्यूस, हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बिकॉज ऑफ, मैं आपको पहले ही बोला था और एक बार वो बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हीट को। ये आपको याद रखना है। अगर डिस्टेंस कम है तो हीट क्या होंगी, ज़्यादा। इफ डिस्टेंस इज लेस देन हीट इज मोर, इफ डिस्टेंस इज मोर देन हीट इज लेस। हीट प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू करंट, दिस नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। देखिए अब आपको यहाँ पे कॉइल दिख रहा है, अब कॉइल बोलो रजिस्टर बोलो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। देखिए आपको यहाँ कॉइल दिख रहा है, तो किसके जैसा दिख रहा है, ये कॉइल भी आपको, ये क्या है, रजिस्टर है। तो हम बोल सकते हैं रजिस्टर इज इक्वल टू कॉइल। तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कुछ कॉइल इस तरीके के भी आते हैं, इस तरीके भी, अलग अलग ऐसे करके वाउंड किए जाते हैं इनको। यानी एक चीज़ आप समझ सकते हैं, इसमें डिस्टेंस क्या किया जाता है, कम किया जाता है। डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने पहले देखा, पहले मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। डिस्टेंस अगर क्या है, कम है तो हीट क्या होंगी, ज़्यादा। सेकंड एम लिख रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है तो हीट क्या होंगी, ज़्यादा। और एक तीसरी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। करंट ज़्यादा है, करंट की स्पीड अगर ज़्यादा है तो हीट भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ये तीनों कंडीशन से एक दूसरे को वाइस वर्सा, यानी एक ही जैसे ही है। पहले क्या है, डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। स्पीड ऑफ करंट, इसको मैं बोल देता हूँ SPC, यानी स्पीड ऑफ करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अगर करंट की स्पीड ज़्यादा है तो हीट भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। इक्विपमेंट देखिए, सच एज वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये क्या बताते हैं,
इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता थे। अब आपने इसमें से वाटर बॉयलर देखा होगा, यानी आपने पुराने ज़माने में कॉइल करके कुछ इस तरीके से देखा होगा, पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी भी होता है ये लोगों के घर में। कुछ इस तरीके से, और इसको वायर होता है, इसको कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखता है, कॉइल। तो एक कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हीट भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। मैग्नेटिक फील्ड तो कोई भी करंट, यानी जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें। उसके बाद में हमारे बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारे अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा बोर्ड है स्विच बोर्ड, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हम आगे देखेंगे, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको सभी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैविंग हायर रजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के पास में क्या होती है, हायर रजिस्टिविटी होती है। आर यूज्ड हेयर, फॉर एग्जांपल अ कॉइल मेड अप ऑफ एन अलॉय निक्रोम। इससे बनाई जाती है अलॉय। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर, दो एलिमेंट को मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है। अलॉय एक मिक्सचर होता है। निक्रोम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ किया जाता है निक्रोम। कुकर एज अ रजिस्टर। इलेक्ट्रिक हीटर, कुकर एज अ रजिस्टर। एंड कॉइल को यूज़ किया जाता है। कॉइल क्या, एक रजिस्टर ही है वो भी। कॉइल को मैंने पहले बताया आपको, कॉइल इज इक्वल टू रजिस्टर, आपको कोई कंफ्यूज होना नहीं, कॉइल भी वही है, रजिस्टर भी वही है। वाइल टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन वायर का यूज़ किया जाता है, टंगस्टन का कॉइल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। मैं देखता हूँ यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, इसमें कॉइल आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं टंगस्टन कॉइल। एम के जैसा होता है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आपको पूरा ये जॉइंट होते हुए दिख रहा है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। ये क्या है, टंगस्टन कॉइल। बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड। ये वायर क्या होता है, हीट होता है टू नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अब टंगस्टन का यूज़ इसके लिए किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टंगस्टन का ज़्यादा होता है। 3480 कुछ तो भी समथिंग है उसका, यानी बहुत ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। तो इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये क्या करता है, फिर हीट प्रोड्यूस होती है तो लाइट भी प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा लाइट, एंड इमिट्स लाइट। देखिए आपको कॉइल हीटर में कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको इस तरीके का कॉइल आपको देखने मिलता है। तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो लाइट भी आपको दिखने मिलता है। इमिट्स लाइट। द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट्स हीट। द जो गर्म वायर होता है वो भी क्या करता है, उसमें भी क्या होती है, हीट होती है। बिकॉज ऑफ दिस वायर गेट हीटेड इमिट्स लाइट, द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट टू सर्टेन एक्सटेंट। देखिए यहाँ पे कॉइल, कुकर, हीटर, उसके बाद में बल्ब का स्ट्रक्चर देखिए, यूजेस ऑफ कॉइल। अब इसमें कॉइल है, स्क्रीव कैप इससे जुड़ के होता है कॉइल। अब इसमें कनेक्शन होता है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होते हैं जिससे करंट फ्लो होता है इसमें। जब हम लाइट को होल्डर में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। अंदर में ग्लास सपोर्ट, यानी क्या होता है, ऊपर से इसमें क्या होता है, ग्लास होता है, आपको दिखता है कांच का राउंड, आपको दिख रहा है पे ग्लास सपोर्ट ऊपर से होता है। ये ग्लास बल्ब, ग्लास सपोर्ट होता है, इसमें ग्लास बल्ब होता है। सोलेनॉइड कॉइल, टाइप कॉइल, सोलेनॉइड के जैसा कॉइल है ये। सोलेनॉइड कॉइल है ना, मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है, कुछ इस तरीके का कॉइल होता है। इसमें छोटा बारीक बारीक कुछ आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे इतने में। तो ये क्या है, सोलेनॉइड कॉइल के जैसा बनाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए जब भी लाइट जलेगा। अब इसमें वैक्यूम, अंदर का भाग क्या होता है, वैक्यूम, इसमें कोई एयर नहीं जा सकती है। उसके बाद में इसमें क्या होती है, ऑलरेडी नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, बल्ब के अंदर में ओनली कॉइल गर्म होता है, बल्ब का कांच ज़्यादा गर्म नहीं होने देती है। पहले जब बल्ब बनाया गया, तो बल्ब बनाते समय बहुत ज़्यादा, मतलब बल्ब फूट जा रहा था। फूटने का कारण ये था कि
उस बल्ब के अंदर में क्या नहीं थी, नाइट्रोजन गैस नहीं डाली गई थी, इसके कारण वो क्या हो रहा था, फूट जा रहा था। सेकंड थिंग, अगर इसमें कोई होल हो गया बल्ब में और बाहर की गैस अगर अंदर जाती है तो भी गैस क्या करती है, उससे ब्लास्ट हो सकता है। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन गैस तो बाहर भी है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के साथ में दूसरी भी गैसेस है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब गैस जाएंगी तो कंपलसरी थोड़ी ना है, नाइट्रोजन गैस जाएंगी तो दूसरे भी गैसेस जाएंगे। जैसे कि आपने अगर शरबत बना दिया और आप शरबत अगर जो है ग्लास में डाल रहे तो उसमें ओनली वाटर जाएगा क्या, उसमें शुगर भी जा रही है, शरबत के अंदर की एसेंस भी जा रहा है। तो इस तरीके से सब एयर जाएंगे उसमें। और ये एयर किसका कारण बन सकती है, गर्मी का, और बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इसको अंदर से पूरा वैक्यूम बना दिया जाता है, यानी कोई एयर नहीं होती उसमें, सिर्फ एक एयर होती है। वो क्या है, नाइट्रोजन गैस। यहाँ दिख रहा है आपको नाइट्रोजन गैस थी। अब देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, क्या ध्यान में रखना है आपको, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए 1 watt इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, एक बहुत छोटा यूनिट है। मैंने इसके पहले आपको जैसे बताया था, बस पूरा सेम ही है ये। तो क्या लिया जाता है, 1 kW लिया जाता है। 1 kW पावर इज़ यूज फॉर 1 hour, इट विल 1 kW इंटू 1 hour ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज। तो हर घंटे में मीटर क्या करता है, काउंट करता है कि कितना किलोवाट यूज हुआ है। सी इक्वेशन, 1 kW इज इक्वल टू 1 kW यानी किलोवाट हावर, यानी एक घंटे में कितना किलोवाट यूज किया गया। इसको क्या लिखा गया है, 1 kW, यानी यहाँ पे बताया गया 1 kW एक घंटे में यूज़ किया गया है। ऐसे 2 kW भी यूज़ हो सकता है अब हमारे यूज़ करने पे। और ऐसा तो नहीं कि हम पूरे घर के सभी लाइट पंखे शुरू कर देंगे और 1 घंटे के बाद में 1 kW ही होगा करके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी ये हमारे यूज़ करने पे भी होता है। 1 kW, 1 kW इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। और एक हावर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो वैट सेकंड यानी क्या होता है, जूल का यूनिट है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 वैट सेकंड। तो वैट सेकंड को किससे रिप्लेस हो जाता है, ये जूल से। तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी, अब जूल बताता है एनर्जी, कितनी एनर्जी है उसमें, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सेवरल टाइम्स वी हर्ड और रीड अबाउट द बिल्डिंग कैचिंग फायर। हमने आग लगने के बारे में सुना है, शॉर्ट सर्किट के बारे में सुना है। इफ़ वी स्विच ऑन इक्विपमेंट इन आवर हाउस, हमारे इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट का मतलब होता है फैन होता है, बल्ब होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है। द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन। तो हमारे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब होता है, एक फ्यूज़ होता है कुछ इस तरीके का, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक इस तरीके का फ्यूज़ होता है। आप फ्यूज़ देखेंगे कोई भी आपको इलेक्ट्रिक स्विच के बाजू में आपको देखने मिलता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है कुछ इस तरीके से बड़ा बोर्ड होता है। इसमें क्या होते हैं, बटन होते हैं। इस बटन में एक होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक, इसमें होता है फ्यूज़। अब ये फ्यूज़ में एक वायर होता है, देखिए। अब देखिए इसमें मैं 2 एंड बना देता हूँ ऐसे छोटे छोटे, इसमें वायर है। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आए। देखिए ग्रीन कलर का ये वायर आपको देखने मिल रहा है, मैं बनाए ग्रीन कलर का वायर। अब ये ग्रीन कलर के वायर को क्या कहा जाता है, फ्यूज़ वायर। ग्रीन कलर के वायर को नहीं कहा जाता है, ओनली मैं आपको एग्जांपल के लिए बताया ड्रॉ करके। तो यहाँ पे जो आपको कलर का जो दिख रहा है, जितना मैंने शो किया है, इसको कहते हैं फ्यूज़ वायर। अभी फ्यूज़ वायर कनेक्ट है किससे, करंट फ्लो होता है लाइव वायर में से। थोड़ा मैं और कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए आपको मैं पर्पल कलर में आपको शो किया, तो ये क्या है, हमारा लाइव वायर, जिसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। लाइव वायर यानी ये कौन सा वायर है, कॉपर वायर, इसको मैं बोलूँगा कॉपर वायर। ये हमारा क्या, कॉपर वायर, तो सी यू। तो ये क्या है, कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो कॉपर वायर में हीट ज़्यादा होंगी। अब ये हीट किस में पहुँचती है, फ्यूज़ वायर में पहुँचती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक साथ में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स ऑन कर लेते हैं। हमारे यहाँ एसी भी ऑन होता है, फ्रिज भी ऑन कर लेते हैं हम, वॉशिंग मशीन, उसके बाद में ऐसे और 1 2 3 अप्लायंस। तो अब ये सब में क्या कनेक्ट है, वायर कनेक्ट है कुछ, मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। जैसे ये बाहर का वायर था हमारा, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, ये वायर मीटर में से पास होता है।
मीटर में से पास होकर अलग अलग फॉर्म में जाता है कुछ। ये गया एसी के पास में, ये गया बी वॉशिंग मशीन, सी गया फ्रिज, डी गया एक आधा कोई इक्विपमेंट होगा प्रेस, एफ। तो सब जगह पे क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। करंट पास होने की वजह से लोड बढ़ रहा है एंड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहे हैं। जैसे कि नल को आप जितना ज़्यादा खुला रखते हैं उतने ज़्यादा स्पीड से पानी गिरता है, वैसे आप जितना ज़्यादा स्विच ऑन करते हैं उतने ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, वायर में से पास होती जा रही है पूरी इलेक्ट्रॉन सब। तो क्या होता है इसमें, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हीट किसको प्रोड्यूस करती है, क्या हीट से क्या होता है, लाइट। हीट बढ़ने की वजह से जो वायर होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अभी हीट से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। अब हीट कब तक सहन करेगा वो वायर, एक टाइम आएगा कि हीट पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, फायर में, यानी आग लगने का खतरा हो सकता है। अब ये जो इसमें अगर फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाए, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है एक फ्यूज़, यहाँ पे लग गया एक फ्यूज़। एक दो जगहों पे अगर जो है जहाँ पे लोड ज़्यादा है वहाँ पे फ्यूज़ लग गया। कुछ फ्यूज़ को मैं फ्रिज और एसी के पास में बता देता हूँ, यहाँ पे लोड ज़्यादा होगा। अभी करंट पास हो रहा था, करंट पास होते ही वक्त ये हमारा एसी है, फ्रिज है। अब यहाँ पे फ्यूज वायर का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर बढ़ गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये वायर क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के कारण इतना पार्ट क्या होगा, यहाँ से जल जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। अब कनेक्शन कट गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा क्या, बीच में फ्यूज़ का नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इस जगह पे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है, तो इसके लिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आऊँगा। देखिए अब द इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट्स, क्या हो जाता है, जल जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन, इलेक्ट्रिक सप्लाई शट डाउन, रुक जाता है। लेटर डिस्कस द कॉज ऑफ ब्रीफली। होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, होम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ होता है। तो आप वायर में देखेंगे तो वायर के अंदर में आपको क्या दिखते हैं, दो आपको सेक्शन देखने मिलते हैं। इन दोनों सेक्शन में से एक क्या होता है, एक होता है लाइव वायर और एक क्या होता है, न्यूट्रल वायर। तो इस तरीके से दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक लाइव, एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एंड अर्थ, अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर का मतलब होता है आर्थिंग, जो घर के अंदर में लगाया जाता है कि अगर जो है कभी शॉर्ट सर्किट हो या किसी को करंट लगे तो इससे बचाया जा सके, तो ये होता है एक अर्थ वायर होता है इसमें एक्स्ट्रा में। तो ऐसे तीन वायर होते हैं। मैं आपको स्विच बोर्ड में तीन वायर भी कुछ बता देता हूँ, ड्रॉ करके, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इस तरीके से था। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल, ये क्या है, लाइव वायर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन, ये क्या है, न्यूट्रल वायर। और बीच में यहाँ पे आपको एक राउंड दिखता है, ये किसमें आपको दिखने मिलता है, जो एसी की पिन है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक सिगड़ी होती है, फ्रीज होता है, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, यानी करंट की स्पीड ज़्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये क्या होता है, अर्थ वायर। तो ये अर्थ वायर शॉर्ट सर्किट, अगर करंट की स्पीड बढ़ जाएगी तो करंट किस में पास होता है, अर्थ में, यानी ज़मीन की निचले हिस्से में करंट जाना शुरू होता है। इसके लिए ये आर्थिंग लगाया जाता है, यहाँ पे अर्थ का वायर होता है इसमें ऑलरेडी स्विच में। उसके बाद में जो हमारी होल्डर की पिन होंगी, अगर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है तो उसमें तीन वायर होंगे, कौन सा, लाइव वायर होगा, उसमें न्यूट्रल वायर होगा और अर्थ वायर। जो सादी हमारी पिन होती है फॉर एग्जांपल लाइट की, यानी मतलब जिससे कोई मतलब ऐसा शॉर्ट सर्किट होने का कोई खतरा नहीं है, तो इसमें ओनली दो पिन होती है, कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ वो पिन भी बना के बताता हूँ। इसमें वायर होता है, ऐसे दो इलेक्ट्रोड आपको देखने मिलते हैं। तो ये एक वायर है इसमें, कौन सा, लाइव वायर, एक वायर कौन सा होता है, न्यूट्रल वाला होता है। तो आपको क्या दिखते हैं, दो सेक्शन देखने मिलते हैं। और जो हमारा बड़ा होल्डर होता है, मतलब जिसमें यूज़ की जाती है पिन, उसमें एक यहाँ से एक एक्स्ट्रा में होता है, ये होता है अर्थ।
यानी 3 सेक्शन का पिन होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। इस तरीके से द होम अप्लायंस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस। जो लाइव और न्यूट्रल वायर इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अर्थ किस में कनेक्ट होता है? जब घर बनाया जाता है, जब ग्राउंड में जो है एक आयरन की रॉड डाली जाती है और उसमें क्या अर्थ का वायर वगैरह डाला जाता है। उसके बाद में अब नेक्स्ट टेक्निक है, अभी लोग क्या करते हैं और ये पहले से चलते आ रहा है। देखिए पिलर्स होते हैं, पिलर्स आपको पता होंगे। ये पिलर में डाल दिया जाता है अर्थ का वायर, क्योंकि पिलर किससे कनेक्ट है? ज़मीन के हिस्से में पिलर जा रहा है, आयरन का पिलर होता है। तो इस तरीके से अर्थ में क्या होती है, ये बन गया हमारा अर्थिंग के लिए कनेक्शन बन गया। तो पिलर्स में भी डाला जाता है वायर। पिलर में डालने की वजह से इसको कोई इशू ही नहीं होता है, इजीली क्या होता है, करंट ज़मीन में पास हो जाता है। तो पिलर्स में डाला जाता है, सेपरेट भी अर्थिंग बनाया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है पिलर्स में अर्थिंग को डाल देना। लेकिन पिलर पूरा कवर होना चाहिए, वरना पिलर अगर खुला है उसको हम टच कर सकते हैं तो हमको करंट लग सकता है। अभी पिलर के ऊपर में अगर पिलर में अगर करंट डाला जाए तो वो पूरा किससे भरा हुआ होना चाहिए? कंक्रीट से। इसमें पूरा कंक्रीट होना चाहिए इस तरीके से, जिससे हम टच करेंगे तो किसको हाथ लगेगा? हमारा कंक्रीट को, और अंदर पिलर्स वगैरह होंगे। और ये पूरी बात इलेक्ट्रिशियन को पता होती है। तो द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड ड्यू टू फॉल्ट इन इक्विपमेंट। द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अर्थ किसको कनेक्ट होता है? ग्राउंड को, ड्यू टू फॉल्ट इन इक्विपमेंट। अगर कोई इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, तो क्या होता है? करंट, एक्स्ट्रा का करंट का फ्लो हो सकता है। एक्स्ट्रा का करंट होता है अर्थिंग में, यानी अर्थ के वायर में फ्लो हो जाता है। कोटिंग ऑन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिव्स वे। द टू वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड द लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट प्रोड्यूसिंग हीट। और एक बार रीड कर लेता हूँ मैं। ड्यू टू फॉल्ट इन इक्विपमेंट और द प्लास्टिक कोटिंग ऑन लाइव एंड न्यूट्रल। अब ये जो लाइव न्यूट्रल वायर होता है, इसमें क्या होती है? प्लास्टिक की कोटिंग। आप वायर देखते तो आपको उसमें रबर दिखता है ऊपर में, यानी वो क्या होता है? एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। द टू वायर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड लार्ज करंट फ्लोज थ्रू प्रोड्यूसिंग इट। अगर हम दोनों वायर को खुला रख देते हैं, उनमें कोई कोटिंग नहीं लगाती ऊपर से, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ब्लैक में, कलर में। देखिए 2 वायर्स है, एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि ये वायर थोड़ा सा ऐसा मुड़ गया, ये वायर मुड़ गया, दोनों आपस में मिल गए, तो क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसके लिए इस पर क्या लगाई जाती है? एक कोटिंग लगा दी जाती है। मैं आपको कोटिंग भी बना के बताता हूँ इसमें। देखिए कुछ इस तरीके की कोटिंग होती है इसमें। इस वायर के ऊपर में क्या होती है, जो मैंने आपको ग्रीन कलर में बताया, इस तरीके की प्लास्टिक की कोटिंग आपको देखने मिलती है। इससे दोनों वायर आपस में टकराए ना। अब प्लास्टिक की कोटिंग मिलेंगी भी तो भी प्लास्टिक क्या है? बैड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपस में क्रॉस होने वाली नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं। इट प्रोड्यूसिंग इट इफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल, इफ एनी इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है मटेरियल सच एस, इनफ्लेमेबल यानी जो आग को नहीं पकड़ता, जैसा वुड है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, एक्सेट्रा, एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस, इट कैन कैच फायर। तो क्या लगाया जाता है उसमें? इनफ्लेमेबल, जैसे कि वुड होता है, जैसे कि पहले लकड़ी के बोर्ड बनाए जाते थे, अब फाइबर के, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। उसके बाद में रबर की जो होते हैं हैंड ग्लोव्स वगैरह इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, उनको बिजली का झटका ना लग पाए करके, कभी अगर कुछ होता है शॉर्ट सर्किट जैसा। तो देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज़ यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। किसका यूज़ किया जाता है? फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाता है। वी आर लर्न अबाउट फ्यूज़ वायर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और मैंने अभी आपको बता दिया फ्यूज़ वायर के बारे में। एज सुन एज हाई करंट फ्लोज इन सर्किट द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स। अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो रहा है, स्पीड ज़्यादा है करंट की, फ्यूज़ वायर क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ब्रेक्स द सर्किट एंड एनी मिशैप इज अवॉइडेड। मिशैप का मतलब होता है दुर्घटना। क्या होंगी? दुर्घटना से हम बच सकते हैं। देखिए फाइंड आउट, ये आपको रीड करना है। मेनी टाइम्स पर्टिकुलरली इन समर सेशन
इन समर सीजन ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज इन इवनिंग ड्यू टू होम लाइटिंग। तो शाम के टाइम पे समर के सीज़न में क्या की जाती है, होम लाइटिंग यानी लाइट वगैरह जलाए जाते हैं, फैंस, एयर कंडीशनर, एसी का यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा करंट जो है फ्लो होता है। एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनसफिशियंट, ट्रांसफार्मर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर मैं टी से आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है। अब ट्रांसफार्मर है नहीं, अब देखिए जो लाइन का जो बोर्ड है, जो बाहर का जो वायर से यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है ये होता है एसी करंट। इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये कौन सा करंट है, एसी करंट है। अब एसी करंट जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर में, और कन्वर्ट किस में होता है। अब हमारे घर में जो करंट आता है वो करंट किस में जाता है, फिर डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में जाता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अब एसी का यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्योंकि वेव्स वाला करंट होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल करता है। वरना अगर डीसी करंट का यूज़ किया जाए और लाइन बनाई जा रही है, फॉर एग्जांपल हमारे से 10-15 किलोमीटर से ऐसी बहुत दूर दूर से लाइन आती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वायर कनेक्ट होते हैं, तो बिजली बहुत दूर दूर से आती है, तो बिजली के स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे बिजली बनाई जाती है। ये भी आप देखेंगे साइंस 2 के चैप्टर नंबर 5 में बिजली किस तरीके से बनाई जाती है। तो इस तरीके से वो बिजली की स्पीड ना कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम ना हो, और वो हमारे घर तक ईजिली पहुँच सके, तो इसके लिए होता है एसी करंट यूज़ किया जाता है। इसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो एसी करंट का डीसी करंट में, या डीसी करंट का एसी करंट में, अब हमारा घर में जो जो सोलर वगैरह जो लगाए जाते हैं, तो सोलर में जो करंट जो बनता है, तो सोलर का जो करंट होता है, तो ये करंट होता है डीसी करंट। अब कहीं पे हमारे घर में एसी करंट का यूज़ होता है, कहीं पे डीसी करंट का यूज़ होता है। तो एसी करंट यानी हाईएस्ट पावर वाला करंट होता है। एसी करंट जाता है जो हमारा एयर कंडीशनर है, एसी है हमारा, फ्रिज है, जिसको बहुत ज़्यादा करंट लग रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल सिगड़ी है, तो इन चीज़ों को चाहिए एसी का करंट। और लाइट वगैरह, बल्ब वगैरह, ये सादे डीसी करंट पे भी चल सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर यानी द डिवाइस विच कन्वर्टिंग द करंट इनटू एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। तो इस तरीके से एसी से डीसी में बनाना, डीसी से एसी में बनाना, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब जो सोलर वगैरह होता है इसमें इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में होता है ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, जो डीसी करंट है उसको एसी करंट में बनाता है। देखिए डीसी करंट ओनली चलेगा जो एकदम मतलब जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, जैसे कि लाइट है हमारा, इसको चलेगा। उसके बाद में कूलर जो है, कूलर के लिए चाहिए एसी करंट। तो हमारे घर में मोस्ट ऑफ द जो सारी चीज़ें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसी करंट पे क्या होती है, डिपेंड होती है। तो इस तरीके से एसी करंट हमारे घर में क्या होता है, फ्लो करता है। आपको ध्यान में ये रखना है, जो सोलर से जो बनता है, यानी मतलब जो सोलार एनर्जी का कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। जब जो सोलार पैनल्स वगैरह जो होते हैं, तो उसका जो करंट होता है वो डीसी होता है। तो डीसी का करंट होता है, इन्वर्टर लगाया जाता है सोलार में, सोलार के साथ में एक इन्वर्टर लगाया जाता है। वो इन्वर्टर क्या करता है, करंट को कन्वर्ट करता है, डीसी करंट को बनाता है एसी करंट। तो हमारे घर में भी जो फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी वो होती है एसी करंट। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा यानी मतलब रॉन्ग वे पे चला गया था, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो कौन सी है, एसी है। घर में जो आती है वो भी क्या है, एसी है। और जो सोलार सेल से जो बनती है, यानी जो सोलार पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कौन सी होती है, डीसी। और डीसी होती है ट्रांसफार्मर से कौन सी में, एसी में। देखिए डू यू नो दिस डेज मिनिएचर यानी एमसीबी, फुल फॉर्म है एमसीबी का, स्विचेस आर यूज इन होम्स। एमसीबी का यूज़ किया जाता है व्हेन द करंट सर्किट सडनली इंक्रीज, जब करंट की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये एमएससीबी है, मतलब ये जो एमसीबी है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है। स्विच ओपन्स, दिस स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप्स, ये स्विच क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसमें एक प्रेशर लगता है, इसमें स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग में जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया वैसे ये क्या करते हैं, मूवमेंट कर देते हैं, ऊपर की तरफ में हो जाता है। तो जो आपको खटका जो दिखता है वो यानी जो स्विच है उसका वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ में मुड़ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबी, अलग अलग टाइप्स के एमसीबी है इन यूज फॉर द इंटायर हाउस। हाउएवर द यूजुअल
फ्यूज़ वेयर इज़ यूज़, फ्यूज़ वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे। लेकिन फ्यूज़ बार बार फ्यूज़ जल जाएगा, तो इसके जगह पे क्या किया जाता है, घर में एमसीबी का यूज़ किया जाता है। अब फ्यूज़ तो हर जगह पे यूज़ नहीं किया जाएगा, तो एमसीबी का भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस इन यूजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ आपको दिख रहा है, अलग अलग टाइप के फ्यूज़ होते हैं ऐसे। ठीक है, आपको मैं ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आपने बार मैग्नेट देखा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, कुछ आपने मैग्नेटिक इफेक्ट देखा होगा, कुछ इस तरीके से बार मैग्नेट होता है। दो पोल होते हैं इसमें, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एन एस, और इसमें प्रोड्यूस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जो मैं एरो जो बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसका भी डिस्क्रिप्शन है आगे, वो भी देखेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव लर्न हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपने जो है इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ लिया है। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट अ मैग्नेट्स, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है। मैग्नेटिक लाइंस अभी जो मैंने आपके सामने जो बनाई थी, वो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक लाइंस थी। और फोर्स हाउएवर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, रिलेटेड है, यानी डिपेंड है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया था आपको, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मोर। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो लेस। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ज़्यादा होंगी, देखिए कोई बार मैग्नेट है, अब स्पीड ज़्यादा है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी होंगी, ज़्यादा होंगी तो और भी बड़ी होंगी। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएंगी, कुछ इस तरीके से इलिप्स के जैसे। इलिप्स आपको पता है, ओव्यूल आपको पता है, कुछ ओव्यूल अंडे के जैसे ऐसे शेप होता है। तो इस तरीके से क्या बनती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड की भी इसमें डिटेल में स्टडी की जाएंगी। देखिए आपको यहाँ पे दो प्रैक्टिकल दिखने मेरे 4.5 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। ट्राई दिस, देखिए कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.5 में आप देख सक रहे होंगे। कनेक्ट अ कॉपर वायर, आपको कॉपर वायर को कनेक्ट करना है। थिकर एंड स्ट्रेट एज कम्पेयर टू कनेक्टिंग वायर, थिकर जाड़ा होना चाहिए वो। उसके बाद में उसको कनेक्ट करना है आपको कुछ रेक्टेंगल के जैसे, इस तरीके में जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो। बिटवीन देखिए ए बी की तरफ में आपको कुछ ऐसा एरो दिख रहा है, देखिए जाते हुए। तो ए से बी की तरफ में क्या जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब एक करंट भी कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, कन्वेंशनल करंट, क्या कहा जाता है इसको, कन्वेंशनल करंट है ये। कीप अ मैग्नेटिक फील्ड नीडल एडजेसेंट टू द वायर, कीप द प्लग की ओपन इन सर्किट एंड ऑब्जर्व द नीडल। देखिए यहाँ पे आपको वापस मैं रीड कर दूँ, कीप अ मैग्नेटिक नीडल एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है उसके मतलब बाजू में, एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू में सीधा। टू द वायर, कीप द प्लग की ओपन, प्लग की ओपन करना है बंद करना, स्विच को ओपन करने को क्या कहा जाता है, बंद। दोनों जगह पे भी आपको प्लग की क्या है देखने के लिए मिल रही है। प्लग की ओपन इन सर्किट एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल, क्लोज द प्लग की, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, क्लोज द प्लग की एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। व्हाट डू यू नोटिस, क्या देखते हैं आप, नाउ इंटरचेंजिंग द कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग टू द सेल। यहाँ पे आपको मैग्नेट का मोशन दिख रहा है, ठीक है, आपको पहली इमेज दिखने को मिल रही है और
सेकंड इमेज भी आपको देखने के लिए मिल रही है, दोनों भी इमेज आपको देखने के लिए मिल रही है। नाउ इंटरचेंज द कनेक्टिंग वायर्स। नाउ इंटरचेंज, अब हम क्या करेंगे, वायर्स को आपस में चेंज कर देंगे। इंटरचेंज द कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्ट टू द सेल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। और बाद में और आपको क्या करना है, दोनों वायर को आपस में चेंज कर देना है, यानी पॉजिटिव को निगेटिव तरफ, निगेटिव को पॉजिटिव तरफ। अब आप उसको पूरा रिवर्स कर देंगे तो करंट भी रिवर्स दिखूंगा। देखिए यहाँ पे बैटरी को चेंज कर दिया सीधे सीधे इन्होंने, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, कुछ आपको इस तरीके से देखने मिल रहा है। डू यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोजिशन ऑफ नीडल? तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपने क्या किया, इन्वर्स किया किसको, वायर को। तो यहाँ पे आपको जो है करंट भी कैसे दिखा आपको, पूरा करंट की भी जो है बैटरी को आपने पूरा इन्वर्स कर दिया, बैटरी को इन्वर्स किया और डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको नीडल दिख रही है वो भी पूरी चेंज होती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पे करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, कुछ इस तरीके से करंट आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट होती हुई दिखती है। अब उसी को उल्टा कर दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, कुछ इस तरीके से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो ये मैं जो आपको डॉट डॉट बता रहा हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी मैं वापस में ड्रॉ कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हुई तो आपको क्या दिख रहा है, नीडल की डायरेक्शन भी क्या होती हुई, चेंज होती हुई दिख रही है। इलेक्ट्रॉन के पास में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नीडल में क्या है, दो चार्ज है। नीडल के पास में क्या है, नॉर्थ और क्या है, साउथ है। कुछ इस तरीके से नीडल है। एक हिस्सा क्या है इसमें, नॉर्थ, एक कौन सा है, साउथ। अब नॉर्थ के पास में चार्ज होता है पॉजिटिव का, साउथ के पास में चार्ज होता है निगेटिव का। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें, इस इमेज में नॉर्थ का पॉजिटिव चार्ज किसके पास में अट्रैक्ट हो रहा है, निगेटिव चार्ज के पास में। यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये अट्रैक्ट हो गया हिस्सा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, कुछ करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अभी नॉर्थ की जो डायरेक्शन, तो नॉर्थ की डायरेक्शन कहाँ पे जाएंगी, कुछ यहाँ पे देखिए, ये एन है और ये क्या है, एस है। यहाँ पे ये क्या था, हमारा एन था और ये क्या था, एस था। तो नॉर्थ की डायरेक्शन किसके पास में जाएंगी, नॉर्थ की डायरेक्शन जाएंगी पॉजिटिव चार्ज के पास। इतना आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ के पास में पॉजिटिव, तो किसके पास में जाएगा, निगेटिव के पास में।
तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज द करंट इन वायर्स, वायर में क्या है, करंट है, दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्लोजली रिलेटेड। तो आपको मैग्नेट दिखा, मैग्नेट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की, मोशन में थे। तो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी मोशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन में, यानी मतलब मैग्नेट भी मोशन में तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में, मैग्नेट अगर मोशन में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड एंड केप मूविंग, we'll observe electric effect, it is not existing, it is not exciting, therefore we going to study magnetic field and such electromagnet। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने देखा होगा रोबोट पिक्चर में, जब रोबोट इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करता है तो जितने भी लोहे की चीज़ें हैं, आयरन की चीज़ें, उसके बाद में मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है आयरन को, तो आयरन की पूरी चीज़ें उसके पास में आके क्या हो जाती है, उसको जॉइंट हो जाती है, सभी चीज़ें क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर क्या रहेंगी, ज़्यादा। अगर मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर क्या रहेंगी, कम रहेंगी। फाइनली वी स्टडी द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो हम अब आगे पढ़ने जाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक जनरेटर देखेंगे, तो उसमें भी मैग्नेट्स का यूज़ होगा। तो ये था मैग्नेट्स। तो मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आपस में रिलेटेड है। इतना आपको समझ में आ गया होगा अब तक। 1 मिनट में पेज जो है थोड़े काउंट कर लेता हूँ, हमारा कितना बाकी है, 52। एट पेज हमारे बाकी है तकरीबन अभी। मेरा वीडियो को 1 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने का ये मोटो होता है कि आप जो आपका ध्यान भटके ना, आप एक ही साथ में आपकी लिंक लगी रहे। और हमारे जो लेक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। अभी 1 आवर हो चुका है ये लेक्चर को, मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो आप 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर समझ रहे हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक के साथ में थ्योरेटिकल एक अच्छे से टेक्स्ट बुक को समझ रहे हैं। अब आप सेकंड टाइम जब और एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, या अगर आपको स्कूल में अगर पढ़ाया जाएगा तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, अराउंड अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, यानी सीधी स्ट्रेट जाती है उसकी वेव्स, कंडक्टर। इफ द करंट इज अनचार्ज, करंट अनचार्ज है यानी मतलब पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस एज अ डिस्टेंस फ्रॉम वायर इंक्रीजेस, therefore the concentric circle representing the magnetic lines of force are shown bigger। और एक बार मैं रीड करता हूँ, a magnetic field is produced around a straight current carrying conductor if the current is uncharged, करंट अनचार्ज है, दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, छोटी होंगी। वैसे ही अगर चार्ज है तो स्पीड पे डिपेंड है, आप सीधा समझ सकते हैं, करंट की जो है स्पीड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होंगी। देयर फॉर द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल है ना, एक इलिप्स के जैसा सर्कल बनता है, सर्कल में सर्कल बनता है, उसको भी कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल कहा जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। देखिए, सर्कल में सर्कल बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे में आके बनती है कुछ इस तरीके से। तो ये आपको ऐसा देखने मिलता है, सर्कल में क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इसको कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
तो करंट अनचार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, कम होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट की स्पीड ज़्यादा है, करंट फुल्ली चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी खासी होंगी, ज़्यादा बड़ी होंगी। करंट की स्पीड कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी उसका साइज छोटा होगा। एंड रेयर फील्ड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्रीज इफ द करंट थ्रू वायर इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। आपको समझ में आ गया दो लाइन से। अगर इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी स्पीड, अगर करंट की स्पीड ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। देखिए अभी राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे आपको राइट हैंड थंब रूल देखने मिल रहा है। दिस इज द कन्वीनियंट रूल फॉर द फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड की हमको डायरेक्शन बताएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताने के बाद में इमेजिन यू होल्ड अ कंडक्टर। आपने जैसे इसने हैंड में एक एरो पकड़ा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आपने एक वायर पकड़ा है हाथ में, वो स्ट्रेट जा रहा है वायर ऊपर की तरफ में, या कोई भी कंडक्टर जो करंट को कंडक्ट कर रहा है। देन टर्न योर फिंगर, आपको अपना फिंगर क्या करना है, टर्न कर देना है। जैसे लड़के ने किया 4 फिंगर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे टर्न किए हुए अराउंड द कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है आपके 4 फिंगर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 4 फिंगर्स, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको, देखिए 4 फिंगर्स आपको दिखने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो 4 फिंगर जैसे मूव कर रहे वैसे क्या मूव हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से दिख रही है, आपको क्लॉक पता है, मैं क्लॉक बना देता हूँ एक आपके लिए। क्लॉक का कांटा कुछ किस तरीके से घूमता है, इस तरीके से घूमता है। 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो कुछ इस तरीके से घूमता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर की तरफ में जाती है तो किस तरीके से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में कुछ इस तरीके से होता है, एंटी क्लॉकवाइज में उसका उल्टा इस तरीके से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किस तरीके से दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है, अप साइड जाती है, ऊपर के डायरेक्शन में जाती है, तो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब डाउनवर्ड जाती है तब किस में होती है, क्लॉकवाइज में। ये भी हम देखेंगे आगे, मैं उनले आपको बता दे रहा हूँ। अब डायग्राम है हमारे सामने। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका जो थंब है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपके जो 4 फिंगर्स है जो वाउंड हुए यानी घूमे हुए आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसमें बता सकते हैं द 4 फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड एंड आवर थंब शोज द इलेक्ट्रिक करंट। थंब इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और 4 फिंगर्स किसको बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। इसमें एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, इफ करंट पासिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ थंब। आपका थंब दिया हुआ है और करंट कहाँ जा रहा है, थंब देने के बाद में ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आप हाथ को उल्टा कर लीजिए, उल्टा पकड़िए, कुछ आपका थंब नीचे तरफ में जाएगा, तो ये थंब आपका जो नीचे तरफ में जो जा रहा है, तो ये क्या करता है, जब वेन करंट पास इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन ऑफ थंब इन अ डाउनवर्ड साइड, नीचे की तरफ में, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज करती है। देखिए डिस्क्रिप्शन, दिस इज कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट flowing through an electric conductor. Imagine that you have held conductor in your right hand in such way that your thumb points in direction of current. Thumb क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। Then turn your fingers around the conductor. डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इज डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स क्या बताते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब देखिए आप, हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू सर्कुलर लूप वायर। तो अभी डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि हमको टाइम भी कंज्यूम करना है। देखिए अब आप यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, बस अभी ये राइट हैंड थंब रूल पे ही ये पूरा डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लूप। लूप का मतलब होता है कुछ इस तरीके से लूप बनता है, ये करंट है, कुछ इस तरीके से आपने राउंड किया, वाउंड किया उसको, और इस तरीके से किया, तो इसको क्या कहते हैं, एक लूप कहते हैं।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अब करंट इसमें कन्वेंशनल करंट आपको दिखने को मिल रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट जा रहा है। अब करंट जाते हुए आपको दिख रहा है यहाँ पे ए एम्पियर, ए जो है ये एमीटर है, करंट की स्पीड को बताएंगे। आगे जाके किस पे दिख रहा है, रजिस्टर। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कम ज़्यादा करना है यानी कुछ इस तरीके का था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम कम ज़्यादा, यानी कुछ इस तरीके में कर सकते हैं एकदम कम, कुछ इस तरीके में कर सकते हैं ज़्यादा। तो यानी इसकी मतलब क्या कर सकते हैं हम, इसको इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। अब करंट फ्लो कर रहा है, कार्डबोर्ड में से करंट फ्लो होते जा रहा है लूप में से। तो अभी आप यहाँ पे देखने आपको मिलेगा। अब जब करंट अपवर्ड जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट चला गया लूप के ऊपर से। अब करंट जब डाउनवर्ड आ रहा है, करंट जब जैसे डाउनवर्ड आता है, तो डाउनवर्ड होने के बाद में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखने को मिलती है, क्लॉकवाइज। तो वेन करंट फ्लोइंग ऑन अप साइड, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, while the current flowing in a downward side, then the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। बस यही था इसमें, ये आपको समझना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रीड करना है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सॉलिनॉइड। अब सॉलिनॉइड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब देखिए करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपको एरो में करंट देखने मिल रहा है। अब ये इस तरीके का आपको जो स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है यहाँ पे येलो कलर में, ये हमारा क्या है, सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड में क्या प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखिए सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड में से ये निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव। अब मैं सबसे पहले आपको इसमें ये बता देता हूँ, करंट अभी तक हमने देखा कन्वेंशनल करंट, तो बात हम करते हैं कन्वेंशनल करंट की, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कन्वेंशनल करंट में जा रहे हैं। तो पॉजिटिव टू निगेटिव। अब पॉजिटिव टू निगेटिव जब हम जा रहे हैं, तो ये पूरे सॉलिनॉइड में से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इस करंट पास में आप देख सकते हैं, तो अप साइड में कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी डायरेक्शन में जा रही है, ए लिखता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड में किस में जा रही है, क्लॉकवाइज में। क्लॉक कुछ इसी तरीके से चलती है। ये 6 बजते, 6 7 8 9 10 इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखनी है, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से जा रही है क्या, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज, नीचे में क्या होती है, क्लॉकवाइज। अब सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरीके से ऊपर की तरफ में होती है, तब हमको किस तरीके में दिखती है कि ये सर्कुलर पाथ में जाती हुई दिखती है। नीचे की तरफ में जब जाती है, जब भी किस में दिखती है, सर्कुलर पाथ में दिखती है। लेकिन इसका जो बेस का जो पार्ट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक बार पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ। व्हेन अ कॉपर वायर विथ अ रजिस्टिव कोटिंग, हमने कॉपर वायर बनाया। अब ये जो रजिस्टर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, सोलनॉइड बनाए जाते हैं, सब वायर से बनाए जाते हैं, कॉपर वायर से बनाए जाते हैं। कॉपर वायर विथ अ रजिस्टिविटी कोटिंग इन अ वाउंड चेन, वाउंड चेन में लूप के जैसा हमने कर दिया। लूप का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, इसको भी हम लूप बोल सकते हैं। ये बन गया एक लूप, ओके। तो ये बन गया लूप, इसको सोलनॉइड कहा जाता है। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू सोलनॉइड में जब पास होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस। मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यू आर अवेयर ऑफ, अवेयर का मतलब जागरूक, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलता है। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। ये बन गए डायग्राम, कुछ इस तरीके से करंट। लेकिन एक करंट इस तरीके से फॉलो तो होता है। अब मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ में कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसी आएंगी ये, ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब जो मैं आपको एरो बता रहा हूँ, यहाँ पे तो पैरेलल है। डाउन साइड में भी कुछ इसी तरीके से, डाउन साइड में कैसी होंगी, ये क्लॉकवाइज होंगी।
इस तरीके से क्लॉक मूवमेंट करती है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, पैरेलल, पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कहाँ पे, मिडल एरिया में, जो बीच में का जो एरिया है। तो एक बार मैग्नेट के जैसा आप इसको समझ सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड आर वेरी सिमिलर टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जैसे समझ सकते हैं। वंस अपॉन द एंड्स ऑफ सोलेनोइड एक्ट एज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अदर एज अ साउथ पोल। तो एक देखिए यहाँ पे एन और एस, नॉर्थ पोल एक क्या है, साउथ पोल है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड सोलेनोइड आर, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर के एरिया में कैसी होती है ये, आर पैरेलल टू ईच अदर, कैसी होती है, आपस में पैरेलल होती है। दिस मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसमें, सोलेनोइड में सेम होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब होता है कि जितना ऊपर में सर्कल के जैसा बन रहा है, वैसे ही क्या होगा, नीचे भी सर्कल के जैसा बनेगा। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी सब जगह पे सेम होंगी। तो यहाँ पे धीरे 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 आपको देखने मिलता है, ये भी लाइन में इस तरीके से लूप बनते रहते हैं। इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। लेकिन आपको एक लाइन दिख रही होगी इसमें अब सेपरेट। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। आपको एक बीच में एक लाइन दिख रही है इसमें, कि जो क्या आपको शो कर रही है, कैसी जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइन जो होती है बीच में सबसे मेन, वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। और बाकी जो लाइंस होती है वो क्या होती है, कर्व होती है। अब देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग यानी फोर्स एक्ट हो रहा है इसमें, करंट कैरिंग, करंट कहाँ पे कैरी किया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है कंडक्टर में, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इट रिमेन स्ट्रेट। करंट जब फ्लो किया जाता है तो करंट कैसे होता है, स्ट्रेट। वेन द करंट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, देखिए यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट देखने मिल रहा है। थोड़ा मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। वेन एवर अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, वेन एवर अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू वायर, करंट वायर में से फ्लो नहीं कर रहा है, इट रिमेन स्ट्रेट, वायर में से फ्लो नहीं कर रहा है इसमें, करंट क्या है, स्ट्रेट है, पोजीशन ए। वेन एवर करंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, करंट फ्लो कर रहा है टॉप यानी ऊपर से नीचे, वायर बेंड्स एंड कम्स इनटू सी पोजीशन, वायर बेंड होगा और कौन सी पोजीशन में जाएगा, सी के पोजीशन में आएगा, सी के तरफ में आएगा। इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, करंट डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा था, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो कहाँ जाएगा, बी की तरफ में जाएगा। दिस मीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर होता है। हियर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू एस, नॉट टू साउथ। देखिए आपको एन टू एस दिख रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बनती हुई। एन और एस में क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट रिवर्स इफ द मैग्नेट इज रिवर्स, इट्स साउथ पोल इज ब्रॉट एट द पोजिशन ऑफ नॉर्थ एंड इट्स नॉर्थ पोल ब्राउट, ब्राउट का मतलब पोजीशन चेंज करता है, इट्स साउथ पोल, व्हाट विल हैपन। तो इनका बोलना ऐसा है कि हमने क्या किया, मैग्नेट को घुमा दिया, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को चेंज कर दिया, तो दोनों का जो होगा डायरेक्शन वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो सबसे पहले मैं आपको ये एरो से समझा देता हूँ। देखिए, दो स्टैंड लिए हमने, दो स्टैंड लिए, एक मैग्नेट लगाया दोनों के बीच में। उसके बाद में इस तरीके से हमने एक सर्किट बना दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइन बैटरी को लग के, कॉपर वायर की लाइन बनने के बाद में अब करंट फ्लो हो रहा है। कुछ यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ में। तो कुछ करंट इस तरीके से जा रहा होगा, करंट इस तरीके से जा रहा है, ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है। तो करंट जब ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट है, तो वायर किस तरफ में जाएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम देखिए, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ में, तो वायर किस तरफ में जाएगा, सी के तरफ में, सी के तरफ में मुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यही करंट नीचे आने के बाद में इसी बैटरी को रिप्लेस किया। अब करंट जा रहा है बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ में कुछ इस तरीके से। तो ये जाएगा नॉर्थ पोल के पास में, मैग्नेट घूम जाएगा, मतलब जो वायर है ये टर्न लेगा और बी के पास में जाएगा। तो इस तरीके से वायर की पोजीशन क्या होती है, चेंज द अबो एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज फोर्स इज एक्सर्टेड, यानी फोर्स एक्सर्ट यानी फोर्स का गिरना ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस पे डिपेंड होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ में करंट आता है तो किस तरफ में जाना चाहिए, सी के तरफ में, यानी एस पोल के तरफ में जाएगा। और नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा तो किसके तरफ में जाएगा, नॉर्थ पोल के तरफ में जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड लेना है और इस तरीके से आपका फिंगर बताना है। अब इसमें आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मेन क्या चीज़ देखने मिलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था डायग्राम से। थंब क्या बताता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, यानी फोर्स लग रहा है किस पे, कंडक्टर में। आपको जो फर्स्ट फिंगर यहाँ पे दिख रहा है, इंडेक्स फिंगर कहा जाता है इसको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होंगी डायरेक्शन। और आपको मिडल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द अबो एक्सपेरिमेंट, अबो यानी ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट है, वी कंसीडर इन द अबो एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे एंड फाउंड दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इन अ परपेंडिकुलर बोथ। फोर्स कैसा लगता है इसमें, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। देखिए अभी करंट आ रहा था कहाँ पे, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा था। तो कहाँ पे जाएंगे, 90 डिग्री के अपोज में। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोज यानी सामने। तो वायर यहाँ पे टर्न होता है। उसी तरीके से वही करंट अगर नीचे से ऊपर जाता है तो 90 डिग्री का सिंबल कुछ ऐसा बनेगा, तो वायर जाएगा इस तरफ में। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो किसका है ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट के ऊपर में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो कहाँ पे भेजता है उसको, 90 डिग्री के अपोज में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted in perpendicular to both. There is a simple rule relating these three direction. This rule is called Fleming's left hand rule. इसको Fleming's left hand rule कहते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस रूल लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड. कैसे होंगे? स्ट्रेच सो एज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और तीनों आपस में क्या है? एक परपेंडिकुलर के जैसे एक 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ द इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मिडल फिंगर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किस जगह से में पास हो रहा है. देन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है तो वो इसको बता रहा है. कुछ इस डायरेक्शन को अगर आप नीचे की तरफ में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थंब की पोजीशन किस जगह पे जाएंगी? 90 डिग्री की तरफ में, जो मतलब ये सरक रहा था वायर. इसी इमेज को थोड़ा हम उल्टा बना देते, इसी हैंड को अगर हम घुमा देते कुछ इस तरीके से. अब देखिए इतने डायग्राम को आपको कुछ घुमा के ये जो आपको जो करंट की डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ में लेके आना है. तो आपको दिखेगा कि थंब कहाँ जाएगा? कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. और वायर कैसा मुड़ रहा था जब नीचे की तरफ में करंट आ रहा है? ऊपर से नीचे में, अप टू डाउन, यू डी, अप टू डाउन, ऊपर से कहा नीचे की तरफ में. तो थंब का प्रेस करेंगे इस वायर को इस डायरेक्शन यानी सी की तरफ में. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये अप्लाई किया जाता है. तो ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा. अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर. अब हमारा अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर है. अच्छा खासा लेक्चर हो चुका है हमारा. इलेक्ट्रिक मोटर देखिए, यू नो द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको अलग अलग एनर्जी के बारे में पता है. ऑल्सो नो द एनर्जी कैन चेंज, एनर्जी अपनी क्या करती है? मतलब अपनी फॉर्म को चेंज करती है. ये भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एक डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी यानी फोर्स के आगे की तरफ में जाना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर. अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? एक व्हील होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर में, मैकेनिकल एनर्जी में. अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ बून. इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बून. बून का मतलब होता है वरदान. इलेक्ट्रिक मोटर क्या है आज हमारे लिए? क्या है? वरदान की जैसी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर हमको क्या देती है? पानी देती है. इट इज़ यूज इन फैंस में यूज़ किए जाते हैं ये. रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, कंप्यूटर में फ़ैन होता है, पंप. हाउ डज दिस मोटर वर्क? तो ये सब चीज़ें जो भी बनी है, हमारा फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर, ये सब कहाँ से बनी है? इलेक्ट्रिक मोटर से. अगर इलेक्ट्रिक मोटर ही नहीं रहती तो हमारा फ्रिज, फैन, कंप्यूटर ये सब चीज़ें बन पाती थी क्या? नहीं बन पाती थी. तो देखिए कैसा वर्क करती है अभी. द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप. इसमें क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर लूप होता है. रेक्टेंगुलर लूप मैं आपको बना के बताता हूँ. देखिए ये मैंने बनाया है कुछ रेक्टेंगुलर लूप. इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप दिखता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो इसमें क्या होता है? रेक्टेंगुलर लूप होता है, कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, कॉपर वायर हैविंग रजिस्टिव कोटिंग. तो क्या होती है इसमें? कॉपर वायर हुई, रजिस्टिव कोटिंग, एज शोन इन द फिगर. आपको फिगर देखने मिल रही है. इट इज प्लेस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल. दो मैग्नेट आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, दो पोल्स दिखने को मिल रहे हैं. एक कौन सा है? नॉर्थ, और एक कौन सा है? साउथ है. सच एज हॉर्स शू मैग्नेट. कौन सा मैग्नेट है ये? हॉर्स शू मैग्नेट. हॉर्स शू मैग्नेट किसके जैसा होता है? हॉर्स शू यानी घोड़े के जूते के जैसा होता है. कुछ इस तरीके से दिखता है हॉर्स शू मैग्नेट. तो कौन सा मैग्नेट ये? हॉर्स शू मैग्नेट. इन सच वे दैट इज ब्रांचेस ए बी एंड सी डी. दो ब्रांच बन रहे हैं आपके सामने. देखिए एक है ए बी, एक है क्या? सी डी. आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या है? परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को.
to have magnetic field, the two ends of the loop connected to two holes, यानी दो टुकड़े में जॉइंट है ये। देखिए यहाँ पे टू हॉल्स आपको दिख रहे हैं, इस दोनों को कहते हैं स्प्लिट रिंग। एक होती है स्लिट रिंग और एक होती है स्प्लिट रिंग। अगर इस रिंग को अगर हम काट देंगे, देखिए गोल, अगर ये रिंग पूरी गोल है तो इसको कहते हैं स्लिट रिंग, स्पेलिंग है SLIT, स्लिट रिंग। लेकिन हम इसको काट देंगे बीच में से, सर्कल ही बना देता हूँ आपके सामने, ये कौन थी स्लिट रिंग, इसको हम बीच में से कट कर देंगे। देखिए बीच में से कट हो चुकी है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्प्लिट रिंग। ये बन गई स्प्लिट रिंग। अभी बीच में जो आपको दिख रहा है एक्सेल, एक्सेल गोल गोल घूमेगा, एक्सेल घूमेगा और एक कॉइल भी घूमेगा। किस तरीके से वर्क करता है देखिए, AB एंड CD परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू हॉल्स से टू एंड्स इसमें लूप आर कनेक्टेड, टू हॉल्स X एंड Y, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग। टू हॉल्स ऑफ द रिंग हैव रेजिस्टिव कोटिंग ऑन देयर इनर सरफेस एंड आर टाइटली फिटेड ऑन एक्सेल। किस पे फिटे, ये एक्सेल पे फिटे। द टू हॉल्स ऑफ द split ring X and Y have their outer conducting surface in contact with the two stationary carbon brushes। इसके पास में क्या है, दोनों तरफ में कार्बन ब्रशेस है। यहाँ पे आपको E और F दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रशेस। Respectively, when current is completed as shown in figure, the current flows in a branch AB of the loop from A to B. The carbon brushes through the carbon brushes E and F. किस में जाता है करंट, कार्बन ब्रशेस में जाता है E and F. Since the direction of magnetic field is from north pole to साउथ पोल, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जाती है, पहले कहा जाती है नॉर्थ पोल और फिर कहा जाती है साउथ पोल। देखिए आपको इसमें से देखने मिल रहा है ये पॉजिटिव है, तो कुछ करंट जाएगा इसमें, करंट जाएगा कुछ इस तरीके से, करंट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो पहले कहा जाता है नॉर्थ पोल, बाद में कहा जाता है साउथ पोल। अभी कहा जा रहा है नीचे से ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऊपर से जब नीचे आएगा तो डायरेक्शन कैसी रहेंगी, क्लॉकवाइज। ये भी हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से जब करंट इसमें फ्लो होता है तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है क्या, कॉइल, इसको कॉइल कहते हैं। जो रेक्टेंगल लूप आपको जो दिखने मिल रहा है इसको कॉइल कहते हैं। ये कॉइल शुरू होता है घूमना, ये कॉइल घूमता है, तो कॉइल फिट होता है किससे, एक्सेल से। कॉइल घूमता है किसकी मदद से, स्प्लिट रिंग से। तो कॉइल घूमेगा तो साथ ही में क्या घूमेंगी, कॉइल के साथ में एक्सेल भी घूमेगा, एक्सेल पूरा टाइट है उससे। तो कॉइल घूमेगा, एक्सेल भी घूमेगा। अब कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे क्या होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक लॉ लगता है, वो है माइकल फैराडेज लॉ, वो भी हम देखेंगे आगे। कॉमर्शियली मोटर्स रन ऑन सेम प्रिंसिपल बट प्रैक्टिकली चेंजेस आर मेड देयर कंस्ट्रक्शन, यू विल लर्न द लेटर। ये आप आगे चल के इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मोटर का कॉइल घूमता है, मोटर का कॉइल घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मोटर का कॉइल घूमेगा, कौन सा घूमेगा, ABCD। ABCD का कॉइल घूमेगा तो एक्सेल घूमेगा। जैसे हमारा पंखा चलता है तो पंखे में क्या होता है, एक्सेल, तो एक्सेल गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो दोनों तरफ में नॉर्थ और साउथ, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यहाँ पे बनता है इंड्यूस करंट, यानी करंट के साथ में और एक करंट यहाँ पे बनता है जो माइकल फैराडे ने बताया था, जिसको इंड्यूस करंट कहा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे करंट बनता है। जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है, कॉइल जैसा मैग्नेट के पास में घूमेगा, मैग्नेट के पास में आएगा, वैसे धीरे धीरे उसमें क्या बनेगा, करंट बनता जाएगा और करंट और ज़्यादा स्पीड से फ्लो होगा। तो इस तरीके से हमारा पंखा, कोई भी व्हील, वॉशिंग मशीन का जो व्हील होता है, तो ये पूरी स्पीड में, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमती है। किसकी वजह से, इसमें दो चीज़ें होती है। एक क्या होती है, बेरिंग होता है, बेरिंग उसकी स्पीड को बढ़ाता है। सेकंड, उसके बेरिंग को प्रोटेक्ट करता है कौन,
बेरिंग को पावर कौन देता है, फोर्स कौन लगाता है, इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट किस में फॉर्म होता है, कॉइल के अंदर में, इसको माइकल फैराडे कहते हैं, लॉ ऑफ माइकल फैराडे। तो इस तरीके से प्रिंसिपल वर्किंग है। अब मैं सेकंड लेक्चर के अंदर में इसके बारे में आपको थोड़ा और डीप में और एक सेकंड लेक्चर भी बनाऊंगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन अलग मैं बताऊंगा, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर का और इलेक्ट्रिक जनरेटर का बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा हमारी सिगड़ी होती है जो हीट देती है, हीटर होता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ। द करंट पास थ्रू इन अ कंडक्टर एंड इन दिस अ coil. Coil produce heat by the magnetic field. Then this device is called as electromagnetic induction. एक ऐसा डिवाइस जिसमें क्या हो, कॉइल हो, और कॉइल से उसमें क्या बनती हो, गर्मी बनती हो, हीट बनती हो, तो ऐसे डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारी सिगड़ी होती है, इलेक्ट्रिक सिगड़ी होती है। उसके बाद में जो भी चीज़ें गर्म होती है, हीटर है, तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। थोड़ा मैं रीड कर लेता हूँ। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन वी कीप इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्च डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एक्सर्ट होता है इसमें बिकॉज दिस कंडक्टर मूव्स। अब आपको रीड करना है माइकल फैराडे के बारे में, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताई गई। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर द डिवाइस इज यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा, इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में दो डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्ट करंट है तो एक डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे ये वायर है तो डायरेक्ट करंट क्या होगा, इस वायर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो एक ही वायर में दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यानी आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। डीसी करंट एक डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो गैल्वेनोमीटर की जो डंडी रहेंगी वो कहाँ जाएंगी, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में दो जगह पे डायरेक्शन बताया जाएगा, एक तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, यानी पलटता रहेगा, यानी आपको कांटा घूमता हुआ दिखेगा, पहले राइट लेफ्ट, इस तरीके से वो अपना डायरेक्शन को क्या चेंज करता है। तो ये क्यों करता है, ये किसके फॉर्म में जाता है, एक वेव के फॉर्म में। मैं थोड़ा ग्राफ बना देता हूँ आपको समझने के लिए। तो एसी करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एसी करंट की जो है स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये एक वेव के फॉर्म में जाता है, कुछ इस तरीके से देखिए। तो इसके लिए कांटा क्या है, आगे पीछे होते रहता है। तो ये गैल्वेनोमीटर यानी डायरेक्शन बताता है किसकी, करंट की। अब यहाँ पे आपको कॉइल दिख रहा है, सोलेनोइड दिख रहा है, तो इसमें जो करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्शन को कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा। ये पूरा आपको रीड करना है। अब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है देखिए। अगर ये जो पैराग्राफ जो मैं नहीं बताया आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। वैसे गैल्वेनोमीटर इजी है, करंट के डायरेक्शन को बताता है, एसी और डीसी के। देखिए फैराडेज लॉ, इफ अ करंट, मैं और एक बार पेजेस थोड़े काउंट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर जो है धीरे धीरे लेक्चर का इंक्रीमेंट होते जा रहा है, लेक्चर बढ़ता जा रहा है। तो 58 और 59 60, बस थोड़ा सा ही बचा है, 15 मिनट में ये कंप्लीट हो सकता है हमारा। तो देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में, फैराडे का लॉ, इफ़ अ करंट इज़ अ स्विच ऑन और ऑफ, हम स्विच के बटन को शुरू आया बंद करते, कॉल सोलेनोइड कॉइल, करंट इज इंड्यूस इन कॉइल, तो करंट क्या होता है, कॉइल के अंदर में प्रोड्यूस होता है। सच इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन करंट इन द सोलेनोइड कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो कैसे पता चलेगा ये हमको, मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड में करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेंगी, करंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। तो पता चलता है यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें डायग्राम में हमको पता चलेगा, लेकिन हम फिजिकली ये हमको दिखती नहीं है, ये इनविजिबल है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर पता करना है तो आप एक जो है टेबल के ऊपर में आयरन का जो पाउडर है वो रख सकते हैं और उसमें आपको टैप करना है। आप जैसे जैसे उसमें टैप करेंगे वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक आकार बनता हुआ दिखेगा। आप जितना ज़्यादा टैप करेंगे, जितनी स्पीड आपकी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा
मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होंगी। जितना स्लो करेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड छोटी छोटी बनेंगी। तो ये ऐसा प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकली मतलब इमेजिनरी चीज़ है, हमको इमेजिनेशन से देखना है। पंखे की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई। पंखे की स्पीड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कम है। यानी करंट की स्पीड बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट की स्पीड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। और अभी आपने कॉइल देखा तो आपको इतना समझ में आया कि जो बाहर से मीटर से जो करंट आता है तो इसके साथ भी मोटर में भी एक करंट बनता है। तो करंट के साथ में और एक करंट बनता है, उसको इंड्यूस करंट कहा जाता है, जो माइकल फैराडे ने बताया था इसके बारे में। सच एन इंडक्शन इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन करंट इज सॉल्नाइड इंक्रीज और डिक्रीज। करंट इज इंड्यूस इन कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड असाइड फ्रॉम front of solenoid. From this experiment understood whatever the number of magnetic lines of force passing through a coil changes, current is induced in the coil. तो करंट कॉइल में क्या होता है, बनता है, तो उसको इंड्यूस बोलते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस। दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इसको फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। ये आपको पूरे हाईलाइट करना है, डेफिनेशंस वगैरह नोट्स वगैरह बनाना है। द करंट प्रोड्यूस इन कॉइल इज कॉल्ड, जो कॉइल में जो करंट पास होता है इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट। देखिए यहाँ पे आपको एक थंब देखने मिल रहा है। इसका जो आपको फिंगर जो थंब है वो क्या बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मोशन। डायरेक्शन आपको इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपको इसमें एक आपको मिडल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी इंड्यूस करंट बन रहा है, यानी कंडक्टर है उसका मोशन हो रहा है और क्या बन रहा है साथ ही उसमें एक इंड्यूस करंट बन रहा है। तो यहाँ पे आपको एक रे डायग्राम में भी बताया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मोशन। जैसा पंखा घूम रहा है तो पंखा जो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो क्या है, हमारा थंब है। अब उसमें की एक डायरेक्शन, एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इंडेक्स फिंगर में दिखा जाएगा तो। और जो मिडल फिंगर है वो क्या बताता है, उसमें क्या बन रहा है, साथ ही इंड्यूस करंट बन रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर। और मिडल फिंगर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये आप इसमें देख सकते हैं। इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोला जाता है। तो अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। तो अभी तक थी माइकल फैराडे की बात, अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है। देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता दिया, मैंने टॉपिक नहीं देखा था। तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। और ये फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन यानी हीट के बारे में। तो करंट जितना ज़्यादा पास होगा हीट उतना ज़्यादा बढ़ेगी, करंट जितना स्लो पास होगा उतनी हीट कम होगी। ये आप लॉ ऑफ इंडक्शन में याद रखिए और ये डायग्राम याद रखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, ये आपको ध्यान में आएगा। इंट्रोडक्शन टू माइकल फैराडे, अब आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। माइकल फैराडे का जन्म हुआ था 1791 में, डेथ हुई थी 1867 में। इन्होंने नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, टीनेजर, यानी ये 16-17 साल की उम्र में इन्होंने एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम शुरू कर दिया। वाइल रीडिंग बुक्स देयर, इन्होंने वहाँ पे बुक पढ़ना शुरू की। जब ये बाइंड करते थे तो बुक्स वगैरह भी पढ़ा करते थे, फिर जो फ्री टाइम इनको मिलता होगा उसमें पढ़ते होंगे। ही गॉट द इंटरेस्टेड इन साइंस, इनको साइंस में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। ही गॉट इंटरेस्टेड यानी वो इंटरेस्टेड हो गए साइंस में, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आ गया। सर हम्पी डेवी अपॉइंटेड हिम, सर हम्पी डेवी ने इनको अपॉइंट किया एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट इन रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन। इनका इंटरेस्ट देख के सर हम्पी डेवी एक बहुत बड़े वहाँ के प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं जो ये रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने उनको असिस्टेंट के रूप में क्या किया, अपॉइंट कर लिया लंदन में, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन। देयर ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा। अब इन्होंने देखा होगा कि करंट की स्पीड बढ़ती है तो हीट भी बढ़ जाती है। जैसा पंखा स्पीड, अगर आप जो है पंखे की स्पीड बढ़ा देते हैं तो पंखा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आपको पंखा बाद में बंद करने के बाद आपको गर्म देखने को मिलता है। यानी आपको समझ में आता है कि करंट अगर बढ़ा, पावर बढ़ी तो हीट भी बढ़ी, पावर कम हुई तो हीट भी कम हुई। ऐसा ही इन्होंने कुछ देखा होगा और इन्होंने इसके बारे में बताया और डिस्कवरी की है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बताया। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पानी में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते तो दो आयंस बनते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेमन से, नींबू से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम। तो लेमन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो इसको कहते हैं क्या, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेक डाउन,
इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है द ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल इंटू कैटायन एंड आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सेवरल यूनिवर्सिटी ऑफर्ड, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उनको क्या किया, ऑफर दिया ही होनरी डिग्री। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उनको क्या किया, ऑफर दे कि हम आपको डिग्री देंगे करके, बट फैराडे रिफ्यूज्ड यानी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच ऑनर्स। रिफ्यूज्ड यानी फैराडे ने बोला कि मुझे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ प्योरली नॉलेज रखते थे। वो ये समझ चुके थे कि जो है नॉलेज के लिए कोई डिग्री जरूरी नहीं, एक्सपीरियंस जरूरी है। उनको एक्सपीरियंस आ चुका था और उन्होंने क्या किया, उन यूनिवर्सिटी को ठुकरा दिया, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली। तो ये थी लाइफ स्टोरी ऑफ द माइकल फैराडे। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट में कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने मिलता है, एसी करंट डीसी करंट आपको देखने मिल रहा है अभी। तो एसी करंट की सिंगल डायरेक्शन होती है, डीसी करंट की क्या होती है, ओनली एसी करंट की डबल डायरेक्शन होती है, सॉरी एसी की डबल डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन होती है, डीसी की एक होती है। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने मिल रहा है, डीसी की वन डायरेक्शन आपको देखने मिल रही है, एक जगह से करंट जा रहा है दूसरी जगह से आ रहा है, तो सिंगल डायरेक्शन। लेकिन एसी में आपको दो एरो दिख रहे हैं, तो डबल डायरेक्शन। तो एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए दिखता है। तो डीसी करंट स्ट्रेट जाता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या जाता है, कुछ वेव्स के फॉर्म में जाता है। यहाँ पे आपको दो दिख रही है लाइन, एक दिख रही है ब्लू लाइन, एक दिख रही है आपको ऑरेंज लाइन। तो जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या बताती है हमको, ब्लू लाइन बताती है करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट करंट है और वेव्स के फॉर्म में जा रहा है, तो किस कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए करंट एम्पियर इंक्रीज डीसी, रिड्यूसिंग डीसी, स्टेबल, ऊपर में क्या दिख रहा है, स्टेबल करंट एम्पियर। तो इस तरीके से डीसी करंट की स्पीड बढ़ती है, कम होती है, स्टेबल भी होता है वो। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। अब आपको ये पूरा पढ़ना है पैराग्राफ एसी एंड डीसी का। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ये भी मुझे पूछ सकते हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। बस इसमें देखिए स्प्लिट रिंग होती है, उसमें क्या होती है, स्प्लिट रिंग। इसमें क्या होती है, इसमें होती है स्प्लिट रिंग, SLIT स्प्लिट। जैसे मैंने आपको दो सर्कल बना के बताया था, सेम इसमें करंट मतलब फ्लो होता है। उसके बाद में करंट फ्लो होने के बाद में इसमें भी कार्बन ब्रशेस भी होते हैं, उसके बाद में एक्सेल भी घूमता है और इसमें गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये कॉइल पूरी तरीके से स्पीड में घूमता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ज़्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रिक मोटर से। तो ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरा सेम ही है, ओनली इसमें क्या लग जाती है, स्प्लिटरिंग लग जाती है बस, बाकी दूसरा कुछ मतलब ऐसा लगता नहीं। अभी देखिए मैं थोड़ा डायरेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ इसमें। तो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर के हिसाब से कुछ इस तरीके से, तो करंट कैसे जाएगा, इस साइज़ बढ़ा देता हूँ इसकी, आपको अच्छे समझ में आए। तो इसमें किस तरीके से करंट फ्लो होगा, ABCD। अब करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, उल्टा। तो कहाँ से जाएगा, DCBA। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ABCD DCBA। इस तरीके से करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करते रहता है, चेंज करते रहते हैं। अब इसमें बैटरी भी होंगी, बैटरी इन्होंने नहीं बताई। अब ये बैटरी होंगी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पास में एक बैटरी भी होगी। तो इस तरीके से करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें भी माइकल फैराडे का लॉ एक्ट होता है और बनता है इंड्यूस करंट। एक डीसी जनरेटर होता है। अब डीसी जनरेटर पूरा सेम ही इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा। अब आप इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम बना लीजिए, उसी को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपका क्या है, डीसी जनरेटर है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द डीसी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट। डीसी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता टू अचीव द स्प्लिट रिंग। क्या होती है, इसमें स्प्लिट रिंग होती है, इस फिक्स ऑन एक्सेल। पूरा सेम है जैसा मोटर का है, बस मोटर की जगह पे आपको क्या लिख देना है, डीसी जनरेटर। एक्सेल like split ring used in electric motor because arrangement of branch coil going upward always contact one brush, branch going downward is contact with the other brush। पूरा सेम है डायग्राम। करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होता है एक्सटर्नल सर्किट। दिस इज वाई दिस जनरेटर इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। तो इस तरीके से दो जनरेटर है। ऐसा ही मोटर की भी टाइप होती है, एक होती है एसी मोटर, एक होती है डीसी मोटर। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो एसी मोटर है तो आपको ये एसी जनरेटर वाला डायग्राम निकाल लेना है और जनरेटर की जगह पे मोटर का पूरा एक्सप्लेनेशन सेम है। और अगर डीसी जनरेटर पूछा गया है तो आपको जो मोटर का ऊपर में बताया गया है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर,
ओनली नाम में फ़र्क है, काम दोनों का सेम है। इस तरीके से आपको ये समझना है और आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अगर एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर यानी मतलब चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।